वे बुलाए और बोले कि इस बार बात कुछ अलग होगी। पूरा घर आ रहा है, ग्रेग ने कहा। उसकी आवाज़ वही धीरे धीरे सजाई हुई लय में थी जो तब आती थी जब वह मुझसे कुछ करवा लेना चाहता था, पर पूछते हुए कम पूछे। दिवाली पर सब साथ हैं, आपके बिना थोड़ा अधूरा लगेगा। यह वाक्य परिचित आमंत्रण की शक्ल में फिट हो गया, पर कुछ उसमें उस वाक्य से पतला सा लगा, जैसे कम तेल वाली दिया। फिर भी सालों बाद किसी ने बिना किसी शर्त के बुलाया था। उससे पहले अक्सर किसी उम्मीद या जौहर के साथ बुलावा आता था। बस इस वजह से भी मैंने हाँ कह दी। They said, "Fly out, Grandma. We want you here for Thanksgiving." I landed, waited, called, then TXT, none. मैं 3 दिन पहले से पैक करने लगी। कुछ खास नहीं, वही नेवी ब्लू शॉल जो मुझे इसलिए पसंद थी कि वह मेरे कंधों पर वैसे ही ढल जाती थी जैसे मेरी पुरानी आदतें, वही काले जूते जिनकी एड़ी छोटी सी उठान देती थी और जो मुझे थोड़ी सी सुसज्जित महसूस कराती थी, और स्टेनलेस स्टील का टिफिन ढक्कन जिसमें मैं हमेशा मिठाइयाँ ले जाती थी। इस बार उसमें बेसन के नरम गुरमे लड्डू रखे। पथक साहिबा ने नीचे से बेल कर दिए थे, जो जानती थी कि मैं पूरा दाम नहीं देती, पर हर बार शुक्रिया जरूर कहती हूँ। सूटकेस के एक कोने में मैंने मेलिन के लिए 2 छोटे चॉकलेट के डिब्बे रख दिए और बच्चों के लिए अपना थोड़ा सा केसर मसाला पैक किया। यह एक छोटी सी चीज थी, पर जब मैं ग्रेग के बच्चों के बारे में सोचती तो छाती में वह कसाव खुल जाता, जैसे कोई चिट्ठी मोड़कर वापस तह में रख दे। रास्ते पर निकलने से पहले वही काम किए जो यात्रा पर निकलने से पहले मेरा आशीर्वाद जैसा लगता है। मैंने बैठक के कोने वाले मंदिर में छोटा दिया जलाया, तांबे की घंटी को बजाया और गणेश के सामने 2 रुपये रखे। गली के चाय वाले पर मैं 3 समोसे खरीद कर आया, एक स्टेशन के पोर्टर के लिए जो हमेशा अपनी टोपी उसी कील पर लटकाता है, एक उस औरत के लिए जो कबूतरों को खिलाती है, और एक मैं खा गई क्योंकि कैथली की भाप और मसाले ने उस घबराहट को थोड़ी कम किया जो यात्रा से नहीं किसी और चीज से जुड़ी थी। मैंने ब्रिज की लड़कियों को नहीं बताया कि जा रही हूँ। वे सवाल करेंगे कहाँ, क्यों, फोन करोगी, और सवाल मेरे फैसले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते। ग्रेग ने टिकट बुक नहीं किया, वह कभी नहीं करता। वह चाहता है कि मैं छोटी छोटी व्यवस्था कर लूं और फिर वह शांति से सिर हिलाते हुए कह दे, आ जाइए। मैंने नॉन स्टॉप ट्रेन ली और थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे देकर निचला बर्थ लिया ताकि पैर फैलाकर सोता सकूं और शॉल को ठौड़ी के नीचे बांधकर आराम कर सकूं। यह थोड़ा व्यर्थ सा लगा, शायद हल्का मूर्खतापूर्ण, पर अगर मैं अपनी भूख की दूरी तय कर रही थी तो ठीक था कि थोड़ी सी आरामदायकाई भी साथ रखूं। उस सुबह जब मैं घर से निकली, पर्दों के बीच छह धूप पहले ही खिड़की के नीचे उतर रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्का सिंदूर लगाया और कंबल तह किया। पड़ोसी लोग हाथ हिलाकर कहे, सुरक्षित यात्रा बेटा, और पानी वाले ने टोपी उठाई। मेरा सूटकेस मेरे साथ वफादारी से गूंथता चला, जैसे वह भी उठाने की फर्ज समझता हो। स्टेशन पर हवा में डीजल और पानी उबलने और किसी चीज की सूखी सी धातु की गंध मिली वेटिंग का स्वाद। लोग छोटे छोटे झुंडों में थे, बैग वाले छात्र, चमकते जूते में पुरुष ब्रीफकेस थामे, माएं अपनी थैलियां संभालते हुए, और छोटे बच्चे जिनकी चीखें घोषणाओं को काटती हुई निकलती हैं। मैं सूटकेस पर बैठकर एक पल के लिए शॉल के किनारे को समेटती रही, जैसे किसी सभा में घुसने से पहले साड़ी का किनारा ठीक किया जाता है। काफी समय बाद मुझे इस तरह की हल्की सी उत्सुकता महसूस हुई, ना कि वह बेचैनी जो गिनती और मापता है, बल्कि वह मुलायम तैयार रहना जो तब आता है जब कोई तुम्हारा नाम लेता है और तस्वीर में तुम्हें ढूंढता है। मुझे वह दिन याद आया जब ग्रेग ने उस हफ्ते फोन पर बात की थी, मधुर, थोड़ा सा चिपचिपा, वैसा ही तरीका जैसे कोई बच्चा शरीफी का दिखावा कर रहा हो, क्योंकि वह मानता है कि अभिनय एहसास से ज्यादा मायने रखता है। बच्चे आपको देखने का इंतजार नहीं कर पा रहे, उसने कहा। वह वाक्य मेरे अंदर किसी गर्म शॉल की तरह बैठ गया,
ज़रूरत और बाकी मेरे अंदर किसी गर्म शॉल की तरह बैठ गया। चाहने के बीच फर्क होता है। लंबे समय बाद मैंने खुद को उसी रेखा पर पाया और हवा ने मुझे आगे की ओर धकेल दिया। ट्रेन में मैंने खिड़की थोड़ा खोला और मैदान की हवा को आने दिया। सरसों की पली हुई साड़ी जैसी फसलें, पेड़ों की गूढ़ परछाइयाँ, बीच बीच में कोई गाय आंगन में खड़ी। गांव झट से गुजरते थे। अखबार सिमटे हुए चाय वाला, चाय के दाग लगे कप छोटे भूरे मीनार जैसे लगे। एक बच्चा डोरियां लहराकर किसी कुत्ते को हिला रहा था। किसी ने अपनी झाड़ू से दहलीज साफ की, मानो कल मिटा रहा हो। मैंने अपनी जेब की किताब का एक अध्याय पढ़ा, हल्का सा, ईमानदार अंत वाला। थोड़ी नींद आई। एक झटके से आंख खुलती और मैं स्कर्ट समेटकर बैठ जाती, हाथ गोद में रखकर, ऐसे जैसे कोई थकान छुपा रही हो और दुनिया को कम थका हुआ दिखा रही हो। ग्रेग ने एक बार फोन किया। जाने से एक दिन पहले एक छोटी बातचीत जिसे दोनों तरफ के आदान प्रदान ने लंबा कर दिया। वह मुझसे बताए गए मिठाइयों की बातें कर रहा था, दियों की रोशनी की योजनाएं, पूजा के कार्यक्रम। उसने नहीं कहा, हम आपको लेने आएंगे। शायद उसने माना कि मैं अपनी राह खुद निकाल लूंगी, या परिवार की व्यवस्था इतनी मामूली है जैसे कुर्सियां जमाना। मैंने भी नहीं कहा कि मैंने एक्स्ट्रा बर्थ लिया या टिकट के पैसे दिए। परिवारों में कुछ संतुलन हम सीख जाते हैं। जो देने वाला होता है वह हाँ कहने की कला भी सीख लेता है, ताकि दूसरों की आराम बनाए रहे। मैंने उसी कला का वह हिस्सा चुना जिसमें चुप सा आनंद था। उसके शहर के स्टेशन पर फूल और गुब्बारे लिए लोग बाहर खड़े थे। कुछ पुरुष माला लिए, एक दादी साटन बैग पकड़े खड़ी थी जिसे खजाना मान के रखा हुआ था। एक बच्चा मार्कर से लिखा हुआ बोर्ड पकड़े, वेलकम दादी, हाथ में थामे हुए। घोषणाएं गरम हवा को काटती, और किसी की हंसी वहां जैसे छोटी सी दावत थी जिसमें मुझे बुलावा नहीं मिला। मैं प्लेटफॉर्म 3 के साइन के नीचे खड़ी थी, सूटकेस मेरा साथ देता हुआ। मैंने कोट अभी भी तह में रखा और हाथ खाली रखे, क्योंकि बैठना लग रहा था मानो उम्मीद को थका हुआ मान लेना। मैंने देखा कि परिवार एक दूसरे को अपनी अपनी जगहों पर पहुंचा रहे हैं। एक आलिंगन यहाँ, कैमरे की चमक वहां, और पहले से रखी हुई छोटी सी प्रार्थना दोहराई। मैं उस औरत में नहीं रहूंगी जो तब तक इंतजार करे जब तक सामने वाला याद करे। मैं अपनी जिंदगी किसी और की याददाश्त पर नहीं रखूंगी। मैंने उनके घर की तस्वीर अपने दिल में बनाई। दरवाजे पर रंगोली, माला से सजी पूजा थाली, रूबी के छोटे हाथ कागज के शंख में मिठाई गिराते, एम्मा का हंसना और किसी चचेरे की गुदगुदी। मेलिन सावधानी से किसी बुआ की साड़ी ठीक करती, हो सकता है सच्ची न हो, पर दिखावा भी। यह तस्वीर एक मुलायम दर्द थी, उतनी ही परिचित जितनी एक चोट जिससे बचाव करना सीख लिया हो। पहली बार, काफी समय बाद, मैंने उस तस्वीर को किसी चीज की तरह पकड़ा जो मुझे दी जा रही है, न कि ली जा रही। आंखें बंद कर स्टेशन की हवा, इंजन की चिकनाहट और इत्र की खुशबू सूंघते हुए मैंने खुद से कहा कि अलग तरह के स्वागत के लिए तैयार रहूं। फिर यात्रियों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए मैं बाहर की ओर चली, सूटकेस की टॉपिकल क्लिक मेरे साथ स्थिर ताल बनाए हुए। मैं बाहर खड़ी रही, प्लेटफॉर्म की चहल पहल के बीच, एक तरह की ठहराव के साथ। लोग अपने अपने नामों पर मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। कोई कैमरा झिलमिला रहा था, कोई बच्चे के बाल समेट रहा था। मेरी सूटकेस का पहिया खड़ी सीढ़ी पर हल्का सा खनकता रहा। फोन में कुछ नहीं आया, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। मैंने सोच लिया कि शायद बस आ रहे होंगे, कि किसी ने गाड़ी रोकी होगी, कि बर्तन गर्म हो रहे होंगे। हर वह कारण जो अजीब तरह से अपमान को कोमल कर देता है। फिर भी अंदर एक छोटा सा कांटा लग गया, वह कांटा जिसे मैं वर्षों से चुपचाप संभाले रखती आई थी। गाड़ी में काने के कारी कानने के लिए। They said, fly out. Grandma, we want you here for Thanksgiving. I landed, waited, called, then I texted. None.
मैंने फ़ोन खोला, वैसे ही जैसे कभी-कभी हम जगह खोजने के लिए खिड़कियां खोल लेते हैं, और पाया कि ग्रेग ने एक तस्वीर पोस्ट की थी। उनकी पूरी मेज़ दियों की रोशनी के बीच, मिठाइयाँ, दाल, चावल और हंसते चेहरे। कोई मेरा लाडला टिफ़िन नहीं, कोई मेरे लड्डू की तस्वीर नहीं। कैप्शन में लिखा था, पूरा घर, पूरा दिल, दिवाली की शुभकामनाएं। फोटो को देखकर कुछ ठंडा सा उतर गया। यह एक चोट नहीं थी जो चिल्लाती, यह एक छोटी सी खरोंच थी, जो बार बार रगड़े जाने पर ही गहरी होती। मैंने तस्वीर दोबारा देखी, चेहरे मुस्कुरा रहे थे, पर मेरी जगह वहां नहीं थी। मैंने आंसू नहीं बहाए। मैंने कोट उठाया, सूटकेस खींचा और भीड़ की दिशा से अलग एक सन्नाटा ढूंढ लिया। मैं स्टेशन के पास की चाय ढाबे की तरफ चली। वह छोटा सा ढाबा जिसमें दरी और स्टील के प्याले होते हैं, मेरे लिए आज किसी मंदिर जैसा लग रहा था। अंदर गर्म चाय की भाप, समोसे की खुशबू और किसी की धीमी धीमी बातों में इंसानियत की गर्माहट थी। वेट्रेस ने टेबल पर हाथ रखकर पूछा, दादी, कुछ चाहिए? मैंने शोर सी आवाज में कहा, एक प्लेट गर्मा गर्म गुलाब जामुन और चाय दे दो। जब वह लौटी तो मैंने पैकेट के लिए भी कहा, एक और, अलावा में घर के लिए। उसने हंसकर कहा, वो तो बढ़िया फैसला है। उसने जो आंखों से कहा, वह इस दुनिया की पुरानी दयालुता थी, बिना सवाल के साथ दिया हुआ प्रेम। वहां गर्म जामुन खाते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी अजनबी की छोटी मुस्कान ने मेरे खोए हुए हिस्से को कुछ हद तक लौटाया है। रात तक कोई नहीं आया। मैंने कोशिश की, कॉल छोड़ी, एक वॉइसमेल छोड़ा, फोन स्क्रीन पर अपना पता लिखा। जवाब केवल तीखा और साधारण था, माम वेयर आर यू। अंग्रेजी में इतनी तेजी से भेजा गया कि लग रहा था जैसे किसी ने भेजने से पहले सोच भी न की हो। नीचे कोई माफी नहीं, कोई समझाने की कोशिश नहीं, बस उलझन और व्याकुलता। फोन फिर बंद करके मैंने अपना सूटकेस उठा लिया और चल दी। गोदामों के बगल से निकलते ही मुझे एक छोटी सी लॉज दिखी, सरल सफेद दीवारों वाला, ऊपर पर साप्ताहिक दरें लिखा हुआ। मैं भीतर गई। लॉबी में टीवी पर कोई सस्ता सा क्रिकेट शो चल रहा था। काउंटर पर बैठे आदमी ने थके हारे स्वर में पूछा, कमरा चाहिए? मैंने कहा, हाँ, एक रात के लिए। कमरे को ढीला कंबल, गरम हीटर और बंदर की तरह खटखटाती खिड़की मिली। मैंने अपनी चीजें फेंककर बस बिस्तर पर बैठकर सूटकेस खोला और अपनी डायरी निकाली। मेरे पास जो कुछ भी बचा था, वो सब कागजों की तरह पन्नों में उतर आया। तमाम सालों की छोटी छोटी चीजें जो मैंने दी थीं, पैसे, चाय के पैकेट, स्कूली फीस, दवाइयाँ, और बदले में मिली चीजें, कुछ फोन कॉल, रिक्त मुस्कानें और तस्वीरें जो मेरे बिना खिंची गईं। मैंने लिखा, मैं कोई अतिरिक्त हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई सहायक कटोरी नहीं। लाइन के नीचे मैंने गहरे से एक और लिखा, मैं अब इंतजार नहीं करूंगी। लिखते हुए मुझे अजीब सी स्फूर्ति मिली, एक ठंडा पर साफ एक तरह की स्पष्टता, जो किसी ने धीरे से बंद किए गए दरवाजे को जलाकर खोल दी हो। सुबह मैंने दस्तक की आवाज के साथ ही सोचा कि क्या उन्हें बताऊं, क्या माफी लूं, क्या लौट जाऊं। फोन पर एक संदेश आया, संक्षेप में, मॉम, सॉरी, कंफ्यूजन अबाउट पिकअप, कैन यू कम टुडे, द किड्स वांट यू। मैंने संदेश पढ़कर फोन नीचे रख दिया। कोई फोटो का जिक्र नहीं, कोई अपनी गलती कबूलने की बात नहीं, सिर्फ एक तरह की बिजी हुई उलझन। मेरे भीतर अब गुस्सा नहीं था, घुटन घट चुकी थी, और उसकी जगह ठंडी सी संकल्प भावना आ गई थी। मैंने टिकट देखकर अपनी नोटबुक में लिखा, शाम की ट्रेन से वापस। मैंने टिकट बुक कर दिया। यह पल बचपन के उस बच्चे जैसा था जिसने खेल खेल में अपनी हिम्मत जोड़ ली हो। लौटते हुए मुझे लगा कि मैं किसी की खिड़की में खड़ी वह इंतजार करने वाली औरत नहीं रहूंगी जिसकी आवाज को हवा में भुला दिया जाए। लॉज से निकलकर मैंने स्टेशन के पास ही एक पोस्ट ऑफिस ढूंढा। एक छोटी दुकान, पोस्ट मास्टर की धीमी धीमी आवाज और सामने की दीवार पर लगे पुराने पोस्टर, सारे शहर के होर्डिंग्स
जैसे मेरे नए इरादों के लिए गवाही दे रहे थे। मैंने एक लिफाफा लिया, कुछ मोटा कागज निकाला और एम्मा के नाम पर एक पन्ना लिखा। एम्मा, वही नाती जो हर महीने एक चिट्ठी भेजती और कभी-कभी फोन पर बस अपनी पढ़ाई की बातें बांट देती। मैंने लिखा, बेटी, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा सुरक्षित ठिकाना हूँ। यह बात मेरे लिए दुनिया से ज्यादा मायने रखती है। इस दिवाली ने मुझे दिखाया कि मुझे खुद को सुरक्षित करना होगा। मैंने लिफाफा मोड़ा, थोड़ी आंखें नम कीं और उसे पोस्ट कर दिया। असल में उस पत्र ने मुझे एक तरह का पुल दे दिया, एक पुल जिससे मैं अपने आप को उस भीड़ और उस भूल भुलैया से खींच सकती थी जहां मुझे छोड़ दिया गया था। दोपहर तक मैंने वापस स्टेशन में एक छोटी कॉफी शॉप खोज ली। खिड़कियां बड़ी थीं और सको केक जैसी चीजें स्टैंड पर रखी थीं। मैंने वहां घंटों बैठकर अपने अंदर की बातों को पिरोया। जब सूरज ढलने लगा तो मैंने उसी शाम की ट्रेन का टिकट कंफर्म कर लिया। ट्रेन पर मेरा पूरा डिब्बा आधा खाली था, एक तरह की छोटी राहत। मैंने खिड़की के पास की सीट ली और खिड़की खोलकर बाहर की शांति को अंदर बुलाया। मैंने फोन बंद कर दिया, पर वॉइसमेल नहीं हटाया। उससे मैं उसी तरह रखकर आई थी जैसे उन्होंने मुझे रख छोड़ा था, इंतजार में। किंतु अब उसी इंतजार को मैं अपने हिसाब से नियंत्रित कर रही थी। रात की ट्रेन ने शहर की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए मुझे घर की ओर बढ़ाया, पर मैंने घर वापसी के साथ किसी तरह के अकेलेपन को आने नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि यह दफा मैं अपनी गरिमा का सविता स्वयं हूँ, किसी और की याददाश्त की मोहर नहीं। मैंने अपनी टोपी उतारी, शॉल को कसकर बांधा और पहली बार लंबे समय में बिना किसी के देखने की जरूरत के निश्चयपूर्वक सोई। सुबह की हवा में मैंने एक तरह का ठंडा किंतु साफ निर्णय महसूस किया। वह फैसला कोई उग्र आक्रामक निर्णय नहीं था। वह एक दायित्व से खुद को मुक्त करने का ठंडा, व्यवस्थित काम था। मैंने बैंक चली गई, वही छोटी सी शाखा जहां मुझे हमेशा सहानुभूतिपूर्ण मगर प्रोफेशनल मुस्कान मिली। टेलर ने मेरा नाम लेते ही कहा, कैसे मदद कर सकती हूँ मैडम? मैंने कहा कि मैं अपने पूरे खातों की समीक्षा कराना चाहती हूँ और कुछ आवर्ती भुगतान स्थगित कराना चाहती हूँ। वह हैरानी से बोली, सभी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। महीने दर महीने निकलने वाली छोटी छोटी रकमें, ट्यूशन, बीमा की किस्तें, अक्सर बिना मांगे भेजी हुई मदद, सब रुकवा दी गईं। चैरिटी के लिए जो रुक रुक कर जाने वाली रकम थी वह रखने को कहा, क्योंकि दया छोड़नी नहीं थी बल्कि सीमाएं तय करनी थी। उन्होंने स्क्रीन पर कुछ और दिखाया, पावर ऑफ अटॉर्नी का रिकॉर्ड। मेरे बेटे के नाम पर कुछ अधिकार दर्ज थे। मैंने पूछा कि क्या वह हटाया जा सकता है। बैंक अधिकारी ने कहा कि वैधानिक कागजात होंगे, पर अगर मैं चाहूँ तो उपलब्ध करवा सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं चाहूँगी ये फैसला पिछले कई सालों की छोटी छोटी अनदेखी का प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि अपनी आने वाली सालों को संरक्षित करने की योजना थी। कागज पर स्याही सूखते हुए मुझे अजीब सा सुकून हुआ, मानो मैंने अपना नाम वापस ले लिया हो उस सूची से जहां लोग मेरे दिए हुए को लेते चले गए और नजरअंदाज कर आते रहे। They said, "Fly out, Grandma. We want you here for Thanksgiving." I landed, waited, called, then I, TXT. None. उसके बाद मैंने अपने वकील से मिलना तय किया, एक पुराने दोस्त की तरह का आदमी जिसका दफ्तर चौड़ा और आरामदेह था। मैंने कहा कि मैं अपनी वसीयत बदलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी संपत्ति एम्मा के नाम पर ट्रस्ट में जाए, जो पढ़ाई, स्वास्थ्य और ज़रूरी समर्थन के लिए इस्तेमाल हो सके। मैं चाहती थी कि ग्रेग और मेलिन को उन हिस्सों का अधिकार न मिले जिनसे उन्होंने वर्षों तक अपनी ज़रूरतें पूरी की थीं, जबकि मेरी आवाज़ को सुनना कभी प्राथमिकता नहीं माना गया। वकील ने कागज़ तैयार किए, शांत होकर हर क्लॉज समझाया और कहा, आपका निर्णय तार्किक है। ये कड़वा नहीं, बस साफ है। मैंने दस्तखत किए और कहा कि मैं जिंदा रहते हुए भी पूर्ण नियंत्रण रखेंगी। ये मेरे लिए अहम था। कानूनी कार्रवाई के पीछे कोई बदला नहीं था।
यह सिर्फ स्पष्टता थी जिसे मैंने अपने लिए देर से ही सही पर चुन लिया। घर वापस आकर मैंने फाइलें संभालीं, कागजों की मोटी पसलियां जिनमें वर्षों की उन छोटी छोटी रसीदों और नोटों का पता था जिनके सहारे मैंने उनके जीवन को सहारा दिया था। मैं उनकी तरफ से किसी सजा की भावना नहीं चाहती थी, पर हाँ, अब मैं चाहती थी कि मेरे नाम पर लिखा हुआ अधिकार और सम्मान वही रहे जो उसे चाहिए। मैंने उन चीज़ों की सूची भी बनाई जो मैं अब और नहीं चाहती, वो अनुभाग जिनके लिए मैंने बार बार खुद को छोटा कर दिया था, और एक नई सूची भी बनाई, वे रिश्ते जिन पर मुझे भरोसा था, वे लोग जो मेरे अंदर की पहचान को देखते हैं और जिनके साथ मैं अपना समय साझा करना चाहूंगी। तभी दरवाजे पर घुसकर मेलिन आई। उसका चेहरा व्यवस्थित चिंता और तैयार संदेह का मिश्रण था। उसने बोरियों जैसी टोकरी को घुटनों पर रखा और बोली, आयरन, हम बस बात करना चाहते थे, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैंने उसे बैठने दिया, पर शांत रहा। वह अपनी रिहर्स्ड बातें शुरू करने लगी। समझौते, गड़बड़ियों की बात। हमें लगा आप कल आ रही थीं, पर मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने मृदु परंतु सख्त आवाज में कहा, तुम लोग भूलते रहे हो, मैं उस भूल को भरने नहीं आऊंगी। उसकी आंखों में झुंझलाहट और फिर कुछ पल में झिझक दिखी। उसने थोड़ी सी पर सच्ची सी अफसोस जताया, पर उसे यह समझ नहीं आया कि अफसोस एक मैसेज नहीं बदलता और पोस्ट की गई तस्वीर अपने आप से माफी नहीं करती। हमने लंबी बहस छोड़ दी। मैंने उसे ठोस वकीली कागजों की बात बताई और कहा कि अब नियम साफ हैं। उसे दरवाजे की ओर चलते देखा। हर कदम पर लगता था कि वह समझने की कोशिश कर रही है कि जो दिया गया था वह अब स्वीकार्य सीमा का उल्लंघन नहीं रहेगा। एम्मा का आना मेरी कहानी का वह पल था जिसने चीजों को नरम किया। वह ट्रेन से आई उसी तरह जैसे मैंने खुद स्टेशन पर सोचा था। सादा कपड़े, बैग स्लिंग पर, आंखों में वह सीधी सादी सच्चाई जो युवाओं में होती है। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखे और फिर उसने मुझे गले लगा लिया, ऐसा गला जो बिना शर्त था। उसने कहा, दादी, मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी। मैं आना चाहती थी, पर क्लिनिकल्स थे। मैं यहाँ हूँ अब। उसके हाथों में लाए हुए छोटे मोटे उपहार, एक हफ्ते का हाथ से बना स्कार्फ और उसके पसंदीदा चाय के पत्ते, वे चीजें थीं जिनमें समय और सोच रहती है, ना कि दिखावा। हमने साथ में खाना बनाया, सादा गर्म दाल चावल और कुछ हफ्ते के लिए रखी हुई पनीर की सब्जी। हम खेल खेले। पिछला वो बोर्ड गेम निकाला जो मुझे और बच्ची के दिनों की याद दिलाता था। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी बातों को नोट करती है, कि वह देखती है। वह सुनने वाली थी, न कि बोलने वाली, और यह मेरे लिए सभी इलाजों का सबसे बड़ा था। दिन भर की छोटी छोटी चीजों ने घर को फिर से मेरी तरह बना दिया। मैंने मेज पर एक छोटी माला रखी, एक दिया जलाकर कहा कि यह मेरी रोशनी है, किसी और की नहीं। मैंने अपना खाना खुद गरम किया, अपनी सूखी रोटी को तवे पर सेंका और एक छोटा सा पैकेट एम्मा के लिए रखा। उस रात मैंने अपने पुराने पत्रों और फोटो एल्बम को देखा। उन तस्वीरों में कुछ चेहरे थे जो समय के झुरमुट में फीके पड़ गए थे, किंतु कुछ तस्वीरें अब भी रहने योग्य थीं, क्योंकि उनमें सच्चाई थी। एम्मा के जन्म की तस्वीर, एक ऐसा पल जब मैं सिर्फ माँ थी और कुछ नहीं। दिन निकलते गए, संदेश आते रहे। ग्रेग ने कई बार फोन किया, कभी समझाने की कोशिश, कभी आरोप सा। मैंने कुछ भी न कहा। मैंने सब कुछ सुनने के लिए रखा, पर जवाब नहीं दिया। मेरी चुप्पी अब कोई कमजोरी नहीं थी, वह एक सीमा थी जिसकी रक्षा मैं स्वयं कर रही थी। मैंने अपने किचन के उस दराज में एक छोटी सी सूची छिपा दी, उन चीजों की जो मैंने दी थी और जिनका हिसाब मैंने लिखा। पर साथ ही मैंने एम्मा के लिए एक चिट्ठी भी डाली, जिसमें मैंने उसे बताया कि मैंने क्यों ये फैसले लिए और कितना विश्वास है कि वह सही लोगों में से एक है जो मेरी कहानी समझता है। अंत में दिवाली का हफ्ता शांत और ठंडा रहा। मैंने घर पर कुछ हल्की सजावट की, एक सिंपल फूल माला, 2 तारों की लाइट जो शाम को धीरे धीरे झिलमिलाती। पर सबसे जरूरी काम मैंने अपने लिए किया।
मैंने मेज पर एक बर्तन रखा, दिया जलाकर अपने लिए बोला, मैं यहाँ हूँ। मैंने एक कप चाय के साथ अपने पुराने रेडियो को चालू किया और सुना कि मेरी आवाज का जवाब कोई नहीं दे रहा, पर घर भर गया था। अलग होने का शांत सन्नाटा, जो अब खालीपन नहीं, पर मेरे होने की जगह था। यह कहानी किसी को सजा देने के बारे में नहीं थी, न ही बदले की कोई बड़ी क्रिया थी। ये उस संभावना के बारे में थी कि आप अपने लिए सीमाएं तय कर सकते हैं। यह कि आपने जितना दिया उसकी गिनती करना, और यह समझना कि मोहब्बत बिना इज्जत के टिकती नहीं। मैंने चीजें संभाल लीं, कानूनी तौर पर भी, दिल से भी, और उन लोगों के लिए जगह बचाई जो सच में मेरे साथ होते हैं। एम्मा ने जाते वक्त हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप बदल गई हैं, कम मत बोलिए और अपनी बातें रखिए। मैंने हंसकर कहा, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे चाहिए। अगर ये कहानी आपको छू गई हो या आपने कभी किसी की तरह इंतजार किया है, तो एक काम कीजिए, अपनी किताब में एक पन्ना निकालिए और उस सूची को लिखिए, वो चीजें जो आप अब और नहीं सहेंगे, और वो लोग जिनके लिए आप अपना दिल खोलना चाहेंगे। फिर इसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा कीजिए, या अगर आप चाहें, इसे यहाँ साझा कर दीजिए, ताकि कोई और भी जान सके कि वह अकेला नहीं है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो, तो इसे अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ साझा कीजिए। किसी को यह पता लगने दीजिए कि आपका इंतजार महंगा नहीं, वह मूल्यवान है। और अगर आप चाहें, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी अपनी जगह रखूंगी, एक छोटा सा वादा, मगर शुरुआत के लिए बड़ा कदम।